ईडियम्स शुरू करते हैं। आज के ईडियम्स कौन कौन से हैं, क्या ये वाकई में इंपॉर्टेंट है, एक बार देखते हैं। रेनी डेज, देखिए कुछ शहर कह सकते हैं ऐसे होते हैं जहां पे बारिश है वो रुकती नहीं है, यानी बारिश का मौसम एक बार शुरू हुआ तो बारिश चलती ही रहती है। रेनी डे कौन सा होता है, रेनी डे का मतलब है तो उनका मतलब रहन सहन कैसा होगा सोचिए आप। अब बारिश हो रही है तो बाहर नहीं जा सकते, बाढ़ वाले हालात होते हैं। तो रेनी डे का मतलब हो गया ऐसे दिन जो विपत्ति से भरे हुए हैं, यानी उनका एक महीना, ऐसे स्थान होते हैं वो बहुत ही दुर्गम स्थान होते हैं जहाँ पे बारिश होती रहती है। तो वो उनको पता होता है वहाँ के रहने वालों को कि ये एक डेढ़ महीना ये खराब बीतेगा अपना। जैसे मुंबई में बारिश होती है तो 3-3 4-4 दिन तक होती है, तो वो रेनी डे, रेनी डे का मतलब है आप बाहर नहीं जा सकते, आप उपयोगी चीजें नहीं ला सकते बाजार से। तो रेनी डे सिंबल है किसका, ऐसे दिनों का जो विपत्ति से भरे हुए हैं। और इसमें आपको किसकी जरूरत होती है, भाई फाइनेंशियल नीड की जरूरत होती है। आप बाहर नहीं जा सकते, आपको कुछ चीजें मंगवानी है तो आपके पास पैसे होने चाहिए। पुराने समय में यही होता था कि जब विपत्ति के दिन आते थे उस समय हम लोग कुछ ना कुछ अमाउंट है वो रखे रखते कि भाई आगे जो दिन है वो एक महीना खराब जाएगा तो उसमें कुछ खाना पीना करना पड़ेगा, तो पहले से अमाउंट को हम बचा के रखते थे। जैसे किसान बंधु हैं वो उनके पास में ऐसे तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको पता है कि अगर मान लीजिए खराब स्थिति होगी तो वो कुछ अमाउंट वो अपनी बचा के रखते हैं ताकि जब भी जरूरत पड़ेगी, जब फ्यूचर में ऐसे दिन आएंगे खराब, उस समय उसको इस्तेमाल कर लेगा। तो रेनी डे सिंबॉलिक है किसका, ये डेंजरस स्थिति का, परेशानियों के दिन में। और उन दिनों में आपको करना क्या पड़ेगा कि आपके जो फ्यूचर में आपको परेशानी के दिन आएंगे तो आप क्या करते हो, पहले से ही कुछ पैसे बचा के रखते हो। रेनी डे का मतलब है फ्यूचर टाइम ऑफ नीड, जब आपको भविष्य में पैसों की जरूरत होती है तब आप क्या करते हो, उस पैसे को बचा के रखते हो। क्यों, क्योंकि डेज कैसे आने वाले हैं, रेनी डेज आने वाले हैं। रेनी डे मतलब विपत्ति वाले दिन। तो विपत्ति वाले दिन से मतलब ये हो गया कि ऐसे दिन जब आते हैं कि जब आप कुछ कर नहीं सकते और आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप पहले से ही सोच के रखते हैं कि आप ऐसे दिन आएंगे तो ये पैसे हम बचत कर लेते हैं ताकि आगे इसका इस्तेमाल कर सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रैंक एंड फाइल, देखिए रैंक एंड फाइल किससे है, ये एक्चुअली में आपको अगर याद करना है तो इसके पीछे की जो छोटी सी एक बात है उसको समझना पड़ेगा। पुराने समय में क्या होता था कि आर्मी होती थी तो आर्मी में जो ब्रिगेडियर मेजर होते थे वो बहुत ऊपर पद पे होते थे, तो उनका एक सिंबॉलिक पद होता था, उनकी पहचान होती थी। और बाकी जो नीचे सोल्जर्स होते थे उनकी कोई पहचान नहीं होती थी। तो सोल्जर्स को जब भी कहते लाइन में खड़ा करना होता, लाइन में देखो अब वो ब्रिगेडियर वगैरह थोड़ी खड़े होंगे, वो आएंगे तो कौन लाइन में से कौन खड़े होंगे, वो सैनिक होंगे। तो इस तरह से लाइन बनाते हैं, मतलब यहां अगर ब्रिगेडियर खड़ा है तो ऐसे लाइन बना लेंगे वो, और ये लाइन दाएं से और बाएं से एकदम इक्वल होगी ऐसे। तो ये होती है रैंक। रैंक का मतलब सीधी लाइन में खड़ा होना। वो सारे सैनिक ऐसे खड़े होते हैं। फाइल, इस तरह से लाइन एकदम सीधा करना, जैसे हम प्रार्थना में खड़े होते हैं तो ये इस साइड वाली लाइन भी ऐसे बराबर होती है और सामने वाली लाइन भी बराबर होती है, एकदम हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री का कोण बनता रहता है। तो रैंक एंड फाइल यहां से आया है। अब ये जो पर्सन है ये कौन से पर्सन है, ये किसी मतलब इनके पास कोई भी रैंक नहीं होती है, ये बड़े अधिकारी नहीं होते, सामान्य सोल्जर्स होते हैं। तो रैंक एंड फाइल का मतलब ये हो गया ये सारे सोल्जर जो ऐसे खड़े हैं ये सामान्य हैं। ऑर्डिनरी पर्सन के लिए क्या आता है, रैंक एंड फाइल, यानी जिसके खुद मतलब कह सकते हैं जिसके पास में कोई रैंक नहीं होती है, कोई ओहदा नहीं होता है, उस व्यक्ति के लिए रैंक एंड फाइल। अब सोल्जर का कोई वैसे ओहदा नहीं होता, सोल्जर सोल्जर होता है, लेकिन आगे अगर चलेंगे तो ब्रिगेडियर है, मेजर है, लेफ्टिनेंट है, उनका एक ओहदा होता है। तो इस तरह से वो पहले खड़े होते थे। रैंक एंड फाइल यहां से आया है, वो ऐसे खड़े होते थे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इस वे में, कि रैंक एंड फाइल यहां से आ गया कि वो जो सामान्य सारे लोग हैं और सामने अधिकारी है। तो ये जो लोग हैं, ये जो सोल्जर्स हैं वो सामान्य कैटेगरी के हैं, इसलिए उनको कहते थे रैंक एंड फाइल, यानी कि ऑर्डिनरी पर्सन के लिए। आजकल इसका यूज होता है ऑर्डिनरी पर्सन के लिए, उस समय ऑर्डिनरी सोल्जर के लिए होता था, आजकल ऑर्डिनरी पर्सन यानी सामान्य या आम व्यक्ति के लिए आप बोल सकते हो रैंक एंड फाइल। आगे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेट रेस, चूहों की दौड़। चूहों की दौड़ से आपको क्या तात्पर्य होगा, बहुत बहुत बार पूछा जाता है।
देखिए चूहों की जब दौड़ होती है, इसका मतलब ये नहीं है, चूहे जब भूखे होते हैं और उनकी दौड़ होती है, प्लेग से सिंबॉलिक है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को भी खाना शुरू कर देते हैं। मतलब उनको सरवाइव करने के लिए, कैसे भी उस कंपटीशन से निकलने के लिए वो एक दूसरे को भी खा जाते हैं जब ऐसे टाइम आ जाता है। तो रेट रेस यहीं से आया है। रेट रेस का मतलब हो गया गला काट प्रतियोगिता, आजकल के समय में गला काट प्रतियोगिता। अब गला काट प्रतियोगिता का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आजकल का दौर ऐसे ही है कि आप किसी को आगे बढ़ने नहीं दे सकते, सीधी सी बात है, आपको खुद को आगे बढ़ना होगा। रेट रेस है, ऐसी रेस होती है जिसके अंदर कोई भी रेस, जो चूहा है वो किसी को आगे नहीं जाने देता, और उसके लिए अगर उसको मारना पड़ रहा है उस चूहे को तो भी वो पीछे नहीं हटेगा। तो ऐसी रेस जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं और लोगों को पीछे हटाते हुए वो आगे बढ़ता है, ऐसी प्रतियोगिता क्या कहलाती है, गला काट प्रतियोगिता या रेट रेस। फियर्स एंड अनडिग्निफाइड कंपटीशन फॉर सक्सेस, सक्सेस पाने के लिए बहुत ही ऐसे, मतलब कि कुछ भी हो जाए, येन केन प्रकारेण अपने को सक्सेस प्राप्त करनी है, चाहे सीधी उंगली से घी निकल जाए, चाहे टेढ़ी करनी पड़े, अपने को तो सक्सेस प्राप्त करनी है, उस बंदे को पीछे हटाना है, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे सही तरीके से या गलत तरीके से। तो सही तरीके से या गलत तरीके से आप किसी प्रतियोगिता में सफल होते हो, औरों को पीछे छोड़ते हुए, तो ये क्या होती है, रेट रेस होती है। ये दुनिया एक रेट रेस ही है, कंपटीशन ही है, सीधी सी बात है। प्रत्येक व्यक्ति इस कंपटीशन में आगे जाना चाहता है। अब सीधी सी बात है, अब हर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तो कर नहीं सकता, और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आज का समय भी नहीं है। देखो सीधी सी बात है, आपको किसी न किसी तरीके से किसी को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो तरीका कोई भी हो। स्वस्थ तरीके से करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना देखो सब अपने जीवन जीते हैं, अपने हिसाब से वो कर लेते हैं मेंटेन। आप नहीं करोगे तो कोई आपको पीछे छोड़ देगा गलत वे से, कैसे भी हो सकता है। रेट रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर पूछा जाता है बेटा, ये और रैंक एंड फाइल, ये दोनों ही बढ़िया हैं। और इन दोनों में सबसे ज्यादा, यानी इन दोनों से भी ज्यादा ये नीचे वाला पूछा जाता है, रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या हुआ, देखो ये जो शुरू हुआ, ये वर्ल्ड वॉर जो सेकंड हुआ था उस समय में ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन एकदम सेट होता है। कैसे कि पुराने समय में क्या था कि लोगों के पास में मशीन्स आ गई थी। जितने भी जब युद्ध होता है तो प्रत्येक नेशन क्या करता है, अपने सैनिकों को सूचना भेजने के लिए गुप्त सूचनाएं भेजता है। अब वो गुप्त सूचनाएं होती है, वो डीकोड, वो कोड भेजते हैं, और वो डीकोड कौन कर सकते हैं, वो सैनिक ही कर सकते हैं, कि उनको पता होता है कि इसका, इस सूचना का मतलब क्या है। तो उसमें वो सामान्य रूप से कोई लेटर लिखते हैं, ताकि अगर ये लेटर दुश्मनों के हाथ लगे तो उनको पता ना चले कि इसमें सामान्य सूचना नहीं है, इसमें गुप्त सूचना। उनको यही लगेगा नॉर्मल लेटर लिखा गया पिता को या माता को। उसमें उस सैनिक को ये पता होता है कि इसको डिकोड करना है, यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है, इस शब्द को, इन शब्दों को जोड़ के वो इसका मीनिंग निकालता है। यानी कि मैसेज होता है वो एनकोड और डिकोड होता था। तो सामान्य लाइन थी, लेकिन सैनिकों को क्या करना था, उस मैसेज को डिकोड करना होता था, और कई बार दुश्मन देश भी उसको डिकोड कर पाते थे। तब बहुत बड़ा विध्वंस हो जाता कि भाई देखो वहां पे वो सैनिक पहुंच गए हैं, उनको पता चल जाता और उस हिसाब से वो आगे बढ़ जाते। तो रीड बिटवीन द लाइंस, यानी इन लाइंस के बिटवीन का मतलब इनके बीच में से मीनिंग ढूंढना होता है। तो इसका मतलब ये है, वो क्या करते थे, रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब वो सैनिक क्या किया करते थे, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। अब सीधी सामान्य लाइन नहीं होती थी, उसके बीच में एक हिडन मीनिंग होता था कि यहाँ पे कुछ लिखा है, उस लेटर का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, उन लेटर्स को फिर जोड़ तोड़ के मीनिंग निकाला जाता था। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब हो गया कि किसी सामान्य बात है, एक तो जैसे मान लीजिए आप पोएट्री पढ़ रहे हो, तो पोएट्री में आप सीधे ही मीनिंग निकाल रहे हो, वो तो हो गया सरलार्थ करना, यानी आप ट्रांसलेट कर रहे हो। एक पोएट्री कभी ऐसे नहीं पढ़ी जाती, उसके अंदर भावार्थ होता है, कॉनोटेशन होता है, मतलब एक दूसरा मीनिंग निकलता है, तो वो हिडन होता है, वो आपको फील करना होता है। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब हो गया
टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी कि संदेश के बीच में आप किसी भी चीज का हिडन मीनिंग समझ जाते हो तो उसे रीड बिटवीन द लाइंस कहते हैं। यानी कोई भाषण दे रहा है तो भाषण को आपको समझना होता है कि यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है, उसके कहने का तरीका क्या है। सामान्य लैंग्वेज इस्तेमाल करता है लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट। तो कोई सामान्य बात करके डिफरेंट मीनिंग कहना चाह रहा है तो उसे रीड बिटवीन द लाइन कहते हैं। सामान्य व्यक्ति जनरली इसको पकड़ नहीं पाता और जो चतुर होता है वो समझ जाता है कि कहना क्या चाह रहा है। तो ये मैंने बताया एग्जांपल। उस समय ऐसे सूचनाओं को एनकोड और डिकोड, यानी कि इन लाइंस के बीच में हिडन मीनिंग होता था, उसको समझना क्या होता है, रीड बिटवीन द लाइन, यानी अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ समथिंग। रेड कार्पेट, अब आपको पता है रेड कार्पेट कब बिछाया जाता है, बताओ। जब बहुत बड़ी सेलिब्रिटी वगैरह होती है तो उनके रेड कार्पेट से स्वागत होता है उनका। तो रेड कार्पेट सिंबल है स्वागत का, और वो स्वागत कैसा है, बहुत ही स्पेशल वेलकम दिया जाता है उनको। रेड कार्पेट, देखो सेलिब्रिटी आती है तो रेड कार्पेट बोला जाता है उनको, उनको रेड कार्पेट बिछाया जाता है उनके लिए। ये उनके लिए एक स्पेशल वेलकम होता है। तो किसी को आप स्पेशल वेलकम देते हो तो उसे क्या कहते हैं, रेड कार्पेट कहते हैं। ये तो बहुत सामान्य, आप जानते भी हो। रेड हैंडेड, ये भी सीधा है, रंगे हाथ पकड़ा गया। अब रंगे हाथ पकड़ा गया ये कैसे हुआ, अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ये सामान्य, कोई स्टोरी नहीं है, ये सामान्य ही बात है, मैं बता सकता हूँ। जैसे जनरली क्या होता है कि बैंक में चोरी करना ये सामान्य सी बात हो गई। तो बैंक में मैनेजर क्या करता है, एक केमिकल पैसों के बीच में रखा जाता है, और जैसे ही वो अन्य पैसों के साथ में वो केमिकल वाले पैसे भी वो चोर को जनरली दे देता था कि भाई वो ले जा रहा है, उसको पता थोड़ी होता, और वो ले जाता, वो बैग में डाल के जैसे ही ले जाता। कुछ समय के बाद में एक लिमिट होती है गर्मी के कारण, या वो क्या होता है, वो जो विस्फोट हो जाता है उसके अंदर। अब विस्फोट का मतलब ये नहीं है कि भाई वो पैसे हैं वो सारे के सारे हैं वो जल जाएंगे। विस्फोट का मतलब है वो जो केमिकल था उससे वो पूरे के पूरे पैसे रेड हो जाते, और ये केमिकल उसके हाथ में भी रह जाता। अब पुलिस को पकड़ना होता, उसको तलाशी ले रहा है तो उसके हाथ देखते वो रंगे हुए, और ये जाता नहीं था, ये कलर जाता नहीं था। तो रेड हैंडेड का मतलब है कि उस बंदे को पकड़ लिया जाता। क्यों, क्योंकि उसने चोरी की है, ये प्रूव हो जाता उसके हाथों को देखकर। और वो पैसे भी किसी काम के नहीं होते, क्योंकि वो पैसे जनरली क्या हो जाते हैं, रेड हो जाते, तो वो खराब हो जाते। तो इस तरह से चोरों को पकड़ने की ये ट्रिक हुआ करती थी, आज भी चलती है। रेड हैंडेड का मतलब एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम और रॉन्ग। आजकल भी करते हैं कि कोई किसी को रिश्वत देता है तो सामान्य तौर पे ट्रैप करने के लिए रिश्वत के पैसों पे केमिकल लगा दिया जाता है। जैसे ही उस बंदे को वो पैसे मिल गए वो अपने जेब में डालता है और उसके हाथों में पानी डालते हैं, उसके रेड हो जाते हैं, ऐसे मेहंदी लगे हुए हाथ हो जाते हैं, और मेहंदी लगी हुई उस दुल्हन को वो फिर थाने में ले जाते हैं। रेड हेरिंग, रेड हेरिंग जो ईडियम है ये भी वेरी स्पेशल ईडियम है। कैसे स्पेशल है कि देखो इसके पीछे एक स्टोरी थी कि एक बार एक कुत्ता था, वो शिकार कर रहा था किसका, रैबिट का। अब एक व्यक्ति ने क्या किया, उस रैबिट को बचाने के लिए वहां पे वो मछली पका रहा था। तो मछली की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, उस स्मेल को, उस मछली को उस कुत्ते के आगे डाल दिया ताकि कुत्ते का ध्यान क्या हो जाए, भंग हो जाए, और वो खरगोश है वो भाग जाए। तो रेड हेरिंग वहां से आया है। रेड हेरिंग, हेरिंग को बचाने यानी कि हिरण को बचाने के लिए था। तो इसे कोरिलेट कर सकते हैं, यानी आप क्या कर रहे हो, किसी का ध्यान भटका रहे हो। जैसे उस कुत्ते का ध्यान भटकाया था उस किसान ने, उस प्रकार से किसी का अगर आप किसी थिंग से ध्यान भटकाते हो उसे कहते हैं रेड हेरिंग, यानी समथिंग टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन, किसी की अटेंशन को क्या करना, डिस्ट्रैक्ट करना, ध्यान भटका देना। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है। हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो डे होता है उसे रेड लेटर डे कहते हैं। और जैसे अध्याय का लाल दिन या काला दिन एक होता है, एक लाल दिन। अब लाल दिन वैसे सामान्य रूप से बोलते नहीं, हम रेड लेटर डे बोलते हैं। ए मेमोरेबल, इंपॉर्टेंट और हैप्पी ओकेजन, एक ऐसा ओकेजन मेमोरेबल है और हैप्पी है, उसे रेड लेटर डे कहते हैं। ध्यान रखना है, इसे गाला डे भी कह सकते हैं, खुशी का दिन, गाला डे, ठीक है, खुशी का दिन। तो रेड लेटर डे एक इंपॉर्टेंट डे होता है जिसमें आप सेलिब्रेट करते हो, उसे रेड लेटर डे कहते हैं। बहुत बढ़िया। रेड टेपिज्म, लाल फीता शाही। लाल फीता शाही क्या होता है, देखो ये बना है क्लैरिकल जो होते हैं स्टाफ, यानी बाबू क्लार्क वगैरह होते हैं उनमें। पुराने समय में
आजकल तो क्या कंप्यूटर के हिसाब से उसका कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण कर दिया गया है, लेकिन पुराने समय में क्या होता था कि जैसे कोई भी चीज़ आप लेके जाते बाबू के पास, तो बाबू उस कागज़ को लेता, समझता अच्छा अच्छा ये क्या, ठीक है आप आ जाना परसों, और फिर उस कागज़ को कहीं डाल देता। किसको? एक फाइल होती थी, रेड कलर का उस पर कपड़ा होता था, उसके अंदर डाल देता। और फिर वो दूसरे दिन आता, फिर वो बोलता कि सर वो क्या हुआ, वो फाइल, वो मेरा काम हुआ नहीं। अरे वो नहीं, वो क्या, कौन सा, मैं तो भूल गया यार, फिर से लाओ वो कागज़। तो फिर वो वापस लेके आता। फिर 2-4 दिन के बाद कहता हाँ अब हो जाएगा तुम्हारा काम, 1 महीने बाद आना। और वो महीने बाद आता तो फिर भूल जाता, और वो काम है वो पेंडिंग पे पेंडिंग चला रहता, और वो जो फाइल बनती रहती वो डालता रहता उसमें। तो ये जो प्रक्रिया है किसी भी काम को खींचना, या कहते हैं बहुत ज़्यादा उसमें कह सकते हैं कि ऑफिशियल फॉर्मेलिटी करना, ये क्या कहलाता है? रेड टेपिज्म, लाल फीता शाही। अब लाल फीता उसी से निकला है कि उस गठरी में वो बांध के छोड़ देते और उस गठरी को कभी हिलाते नहीं। आपने आज भी चले जाओ आप बड़े बड़े ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस या कोई भी ऑफिस में चले जाओ, तो आपको लाल कलर की गठरी मिलेगी। आप समझ जाना कि इसमें फाइल्स हैं जो किसी काम की नहीं है, लेकिन वो वहाँ रखी जाती है। अगर आपको कुछ चाहिए तो उस गठरी को कोई खोलने वाला नहीं है, और वो आपको तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देते रहते हैं। तो रेड टेपिज्म का मतलब है बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी करना और किसी को चक्कर कटवाना। आज का जो अंतिम मीडियम है वो है रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। अब लॉरेल्स क्या होता है? जैतून की पत्तियां होती है ना, वो लॉरेल्स होती है। अब पुरानी ग्रीक सभ्यता को अगर देखो तो राजा रानी जो होते थे उनका जो मुकुट होता था उनमें जैतून की पत्तियां लगती थी। मतलब वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि पत्तियां कह सकते हैं कि बहुत सोफिस्टिकेट लोगों को पहचान करवाती थी, या कह सकते हैं कि जैसे उनके जो देवी देवता होते थे वो भी उसका मुकुट ही पहनते थे, ऐसा माना जाता है। तो एक तरीके से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई उनके, अगर कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉरेल है वो सिंबल है किस चीज़ का? सिविलाइजेशन का उनका, या कह सकते हैं जैसे अपने यहाँ पे बरगद के पेड़ को या पीपल के पेड़ को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, तो वैसे ही जैतून की जो पत्तियां हैं उनकी सभ्यता में उसको बहुत ही आला दर्जे का माना जाता था, या बहुत ही पवित्र माना जाता था। अब रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स होता है। अब लॉरेल्स बार बार आएगा ऐसी चीज़ कि कोई व्यक्ति है वो लॉरेल्स पे रेस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि अब उसको मतलब रेस्ट कह सकते हैं कि जैतून की पत्तियों का वो उसने मुकुट बना के दे दिया और वो रेस्ट कर रहा है। अब रेस्ट करने का मतलब ये हो गया कि उसने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है, और अब वो उस जीवन में अचीव करने के बाद में आराम से खुशहाली के दिन बिताना चाहता है, वो रेस्ट करना चाहता है। तो लॉरेल्स यहाँ पे कुछ जब भी मान लीजिए सेना जीत कर आती ना, उनका स्वागत भी उन पत्तियों से ही किया जाता था, उनकी टहनी से ऐसे किया जाता था, डाल दिया, सब लोग ऐसे खड़े होते, और वो जीत विजेता जो राजा आ रहा है, उसकी सेना आ रही है, उसका स्वागत ऐसे पत्तियों को डाल के किया जाता था। यानी कि ये बहुत ही बड़ा सिंबल था उनके लिए, जीत का सिंबल था। अब पत्तियां डाल रहे हैं, अब वो जीत गया बंदा, और इसका मतलब है वो रेस्ट कर रहा है। अब रेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो एक्टिव लाइफ से एकदम से फ्री हो गया, उसने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है। तब उसको क्या किया गया? रेस्ट ऑन वन लॉरेल कर दिया, यानी कि डिपेंडिंग ऑन द अचीवमेंट मेड इन द पास्ट। अब वो उसने जो अचीवमेंट किया था पास्ट में बहुत अच्छा, उसके ऊपर वो आश्रित है, उसके हिसाब से कुछ उनको इनकम मिल जाती थी। तो जो भी बढ़िया राजा या कह सकते हैं बढ़िया सेनापति होता, वो उसने बहुत कुछ अचीव किया है अगर, तो उसके बाद में उसको बहुत अच्छे सम्मान से रखा जाता था, और वो रेस्ट करता था, यानी आगे का जीवन है उसका बड़ा ही खुशहाल होता था। रेनी डे, ऐसे दिन जब पैसों की ज़रूरत होती है, उस समय के लिए पैसे बचा के रखना। रैंक एंड फाइल, मैंने बताया सोल्जर्स, जो ऑर्डिनरी सोल्जर्स होते थे उनके लिए, आजकल ऑर्डिनरी पर्सन के लिए आता है। रेट रेस, गला काट प्रतियोगिता, येन केन प्रकारेण, लोगों को पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, ये प्रतियोगिता रेट रेस। रीड बिटवीन द लाइन्स, मैसेज को पढ़ने के लिए आपको रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब उसके हिडन मीनिंग को समझना होता था। आज भी इसका मीनिंग यही निकलता है, रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स के बीच में समझना, इसका मतलब है उसके बीच में कुछ अलग अर्थ छुपा हुआ है, यानी कि सामान्य से अलग आपको सोचना पड़ता है। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी कि छिपे हुए अर्थ को समझना। रेड कारपेट, किसी का आप स्पेशल वेलकम कर रहे हो तो रेड कारपेट कहते हैं। रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ना,
ये भी मैंने बताया था। रेड हेरिंग, डिस्ट्रैक्ट करना, जैसे उस किसान ने उस खरगोश को बचाने के लिए क्या किया, मछली का टुकड़ा डाल दिया कुत्ते के आगे, तो कुत्ता उसको सूंघते वहां आ गया और खरगोश चला गया। किसी का ध्यान हटा देना किसी जगह से। रेड लेटर डे या गाला डे वेरी इंपॉर्टेंट डे होता है, सेलिब्रेशन का दिन होता है। रेड टेपिज्म यानी कि किसी भी कार्य को धीरे धीरे करना, या कह सकते हैं लाल फीताशाही कहते हैं, बहुत फॉर्मेलिटी होती है तो अपने आप धीरे धीरे ये लेके आओ, वो कागज़ लेके आओ, फिर वो लेके आओ, ये जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ, और ऐसे ऐसे कागज़ जो बने ही नहीं है उसके पास, उसको पता है कि 6 महीने तक इसको चक्कर कटवाना है। ऑफिस अगर आपने देखा है मुसद्दी लाल वाला, तो वो यहाँ पे बहुत सूटेबल है क्योंकि उसमें यही बताया जाता है। और रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, यानी आपने पीछे कोई अचीवमेंट की थी, अगर आप लॉरेल्स पे रेस्ट कर रहे हो इसका मतलब आपने बहुत कुछ अचीव किया है जीवन में। तो आपने अगर अचीव किया है उसके सहारे आप अपना जीवन आगे गुजारते हो, तो उसे कहते हैं रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। बहुत अच्छे इडियम्स हैं, इडियम्स सारे अच्छे ही होते हैं, बस याद करना होता है अपना। बस ये तर्क है कि कैसे ही करके आपको वो स्टोरी या बात है वो याद रह जाए और 4 ऑप्शन में आपका सही हो जाए, दैट्स ऑल।